आप सुन रहे हैं मेरे साथ कहानी रूही सिमरन की और मैं हूं आपकी दोस्त माया। तो चलिए मिलकर सुनते हैं हमारी कहानी। और इस कहानी में अभी तक मैंने आप लोगों को सुनाया था कि जो सिमरन के पापा हैं वो आते हैं रूही के घर सिमरन से मिलने। और जब उन्हें पता लगता है कि रूही जॉब ढूंढने के लिए बाहर जा रही है तो उससे बोलते हैं, देखो बेटा, तुम्हें बाहर जाने की और सब छोटी मोटी जॉब करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा इतना बड़ा बिजनेस है और तुम अच्छे से जानती हो कि सिमरन मेरी इकलौती बेटी है। मेरे पास सब कुछ सिमरन का होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और सिमरन मिलकर मेरे बिज़नेस को संभालो और दोनों साथ मिलकर अपनी मेहनत से इस बिज़नेस को आसमान की बुलंदी तक पहुँचा दो। तो रूही जब अंकल की बात सुनती है तो वो एकदम से हैरान होकर उनकी तरफ देखने लग जाती है। और जो सिमरन है वो तो अपने पापा की बात सुन के खुश तो होती है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है कि उसके पापा रूही पर इतना ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं, उससे इतना प्यार करने लगे हैं। लेकिन वो सडनली देखती है रूही के फेस की तरफ और उसके एक्सप्रेशन देखकर सिमरन साफ समझ जाती है कि रूही को बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि सिमरन अच्छे से जानती थी कि रूही एक स्वाभिमानी लड़की है और वो इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो रूही जब ऐसे ही खामोश खड़ी थी तो उसके सिमरन के पापा जो हैं वो रूही से बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, तुमने कोई जवाब नहीं दिया मेरी बात का। तो रूही जो अंकल की तरफ देखते हुए कहती है, अंकल मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अंकल बोलते हैं, क्यों बेटा, क्या हुआ, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो रूही बोलती है, अंकल देखिए, मैं मैं आपको कैसे कहूँ, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात को टाल नहीं रही हूँ और ऐसा नहीं कि मैं आपकी इंसल्ट कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझ पर इतना भरोसा किया। मुझे अपने बिज़नेस की आप जिम्मेदारी देना चाहते हैं, लेकिन अंकल मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो अंकल बोलते हैं, क्यों बेटा, क्या प्रॉब्लम है। तो रूही बोलते हैं, अंकल आप देखिए, वो बिज़नेस आपका है, आपकी मेहनत और आपकी लगन ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है और उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। और उस पर अधिकार है भी तो सिमरन का। आप सिमरन को दे सकते हो, अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ उसके नाम कर सकते हो और सिमरन का उस पर हक भी बनता है। लेकिन मेरा आपकी प्रॉपर्टी, आपके बिजनेस, आपकी किसी चीज़ पे हक नहीं बनता सिवाय सिमरन के। तो अंकल जब उसकी बात सुनते हैं तो वो सिमरन की तरफ देखते हैं। तो सिमरन जो वैसे रूही की तरफ देख रही होती है, पर जो रूही है वो अंकल की बात नहीं मानती। तो अंकल बोलते हैं, सिमरन तुम ही इसे कुछ समझाओ ना, ये मेरा बिज़नेस संभालने से इनकार कर रही है, अब इसे थोड़ा तो समझाओ कि मैं तो उसके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। तो सिमरन बोलती है, देखिए पापा, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपने रूही को इस काबिल समझा, आपने रूही पर इतना ट्रस्ट करके उसे अपना बिज़नेस संभालने की बात सोची। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन जो कुछ भी रूही कह रही है ना, मैं उस चीज़ से भी एग्री करती हूँ। और आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं रूही को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो उस चीज़ के लिए कभी एग्री नहीं करेगी। तो अंकल बोलते हैं, लेकिन बेटा प्रॉब्लम क्या है, पहले रूही नहीं मान रही थी, अब तुम भी सेम उसी की ज़बान बोल रही हो, अरे परेशानी क्या है तुम दोनों को। तो सिमरन बोलती है, पापा परेशानी कुछ नहीं है, लेकिन जो रूही कह रही है ना वो बिल्कुल सही कह रही है। आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जायदाद सब पे मेरा अधिकार बनता है और आप मेरा नाम कर भी दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दुनिया कुछ नहीं कहेगी। लेकिन रूही के नाम अगर आपने ये बिज़नेस किया ना, उसे सारी जिम्मेदारी दी, तो जो लोग हैं ना वो रूही को ताने मार मार के उस बेचारी का वैसे जीना आराम कर देंगे। आप जानते हो ना कि पहले ही रूही के ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम लग चुके हैं। इस बेचारी ने ना जाने मेरी वजह से क्या कुछ नहीं झेला है। जिस किसी को भी हमारे रिश्ते के बारे में पता लगता है उसको यही लगता है कि रूही ने जानबूझकर मेरी प्रॉपर्टी के लिए, मेरी दौलत के लिए मुझसे शादी की थी। आपको भी तो यही लगता था ना, और कहीं ना कहीं मुझे भी यही लगता था। और वो सुदीप, आपने देखा ना था कि उसने सबके सामने किस तरह से रूही की इंसल्ट की थी, इसको थप्पड़ मारा था सबके सामने और कहा था कि उसको भी यही लगता था कि इसने मुझसे शादी मेरी दौलत के लिए की है। अब आप ही बताइए पापा, जब सब लोगों के मन में यही बात बैठी हुई है कि रूही मेरी दौलत के पीछे पड़ी हुई है, तो ये दौलत उसके नाम करते ही, ये बिज़नेस उसके नाम करते ही, लोगों की नज़रों में तो रूही की इमेज वही बन जाएगी जो उन्होंने पहले बना रखी है। वो इस बात पर पूरा यकीन कर लेंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी रूही को अब आगे मेरी वजह से कोई भी तकलीफ़ सहनी पड़े, कोई भी इल्ज़ाम सहना पड़े। इसलिए प्लीज़ पापा, आप इसको फोर्स मत करिए। और जहाँ तक रही बात मेरी रूही की, ये इतनी काबिल है ना, इतनी ज़्यादा होनहार है कि अपने दम पर बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकती है।
आज वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन एक दिन मेरी रूही बहुत बड़ी बिजनेस वूमन बनेगी। क्यों रूही? तो रूही जब सिमरन की बात सुनती है ना, तो सिमरन की ओर स्माइल करते हुए देखकर हाँ में गर्दन हिलाती है। तो इन दोनों की ये बातें सुनकर जो अंकल है ना, वो फिर देखते हैं पहले तो अपनी वाइफ की तरफ, और फिर बगल में बैठी हुई रूही की मम्मा की तरफ देखते हैं। उनसे कहते, देखिए बहन जी, आप भी इन दोनों को कुछ समझाइए ना, मैं तो इन दोनों की भले की बात कर रहा हूँ। मेरी सारी दौलत सिमरन की और रूही की तो है। अगर इस बिज़नेस को संभाल लेंगी, मेरी सारी जिम्मेदारियाँ उठा लेंगी, तो इन्हें सारी ज़िंदगी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनका पूरा जीवन बहुत इजीली और बहुत आराम से कटेगा। आप प्लीज़ इन्हें ये चीज़ समझाइए। तो जो आंटी है ना, वो ऐसी रूही की तरफ देखती हैं, सिमरन की तरफ देखते हुए अंकल से कहती हैं, देखिए भाई साहब, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरी बच्ची पर इतना ज़्यादा भरोसा किया और उसे इतना अपना समझते हुए उस पर इतनी जिम्मेदारी सौंपने की बात कही। लेकिन अपनी बेटी की बात से मैं भी पूरी तरह से सहमत हूँ। मैंने अपनी बेटी को हमेशा से इज़्ज़त से और स्वाभिमान की रोटी खाना सिखाया है, इसीलिए मैं अपनी बेटी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। तो आंटी जब ऐसा बोलती है ना, तो जैसे सिमरन के पापा हैं, वो इन तीनों की तरफ देखते हैं और फिर ऐसे ही एक सांस लेते हुए अपनी वाइफ को बोलते हैं, अब तुम कुछ कहना चाहोगी? तो जो सिमरन की माँ है ना, वो स्माइल करते हुए खड़ी होती है और रूही के पास जाती है, उसके सर पे प्यार से हाथ फेरती है और फिर अपने पति से कहती है, मैं क्या कहना चाहूँगी, जो आप अभी सुन रहे हो ना, वो सब तो मैं पहले से ही जानती थी। मुझे अच्छे से पता था कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, रूही इस चीज़ के लिए कभी तैयार नहीं होगी, क्योंकि रूही बहुत ही स्वाभिमानी है और इसे तो मैं आज से नहीं, बहुत पहले से जानती हूँ। तभी तो मैंने अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दिया था। मुझे अच्छे से मालूम था कि सिमरन को रूही से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। आप चाहे दुनिया का अच्छे से अच्छा लड़का ले आते सिमरन के लिए, लेकिन वो सिमरन से प्यार करने का नाटक करता। हो सकता है शायद वो सिमरन से भी प्यार करता, लेकिन सिमरन से पहले उसकी नज़र सिमरन की दौलत पे होती। लेकिन रूही ऐसी नहीं थी। रूही ने हमेशा सिमरन से प्यार किया, उसकी दौलत से नहीं। तो आंटी जब ऐसा बोलती है ना, तो जो सिमरन के पापा हैं, वो अपनी पत्नी की तरफ ऐसे चौंकते हुए देखते हैं और कहते हैं, क्या क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तो आंटी जो एकदम से अपने पति की तरफ देखती है और कहती है, कुछ नहीं, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप अपने इस फैसले को बदल दीजिए। हाँ, अगर आगे होगा तो हम देख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल रूही को वो करने दीजिए जो वो करना चाहती है। तो अंकल जब अपनी वाइफ की भी ये बात सुनते हैं ना, तो वो कुछ सोचने लग जाते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। पर रूही बेटा, मैं तुमसे एक बात कहूँगा, अभी तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, लेकिन आगे कभी भी ज़रूरत पड़े, कभी भी, और तुम्हारा मन करे, तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। और सिमरन, तुम्हारे नाम तो सब कुछ है ही, ये तुम जानती हो कि मेरा कोई और वारिस नहीं है तुम्हारे अलावा। तो सिमरन जो अपने पापा की देखकर स्माइल करती, कहती, जी पापा मैं जानती हूँ। तो उसके पापा फिर सिमरन को गले लगाते हैं, रूही को गले लगाते हैं और फिर कहते हैं, अच्छा बहन जी अब हम चलते हैं। तो ऐसा कह के जो सिमरन के पापा है ना, वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ से चले जाते हैं और जो सिमरन है वो रूही की तरफ देख रही होती है। तो रूही भी सिमरन की तरफ देखती है, उससे बोलती है, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? तो सिमरन बोलती है, कुछ नहीं, बस देख रही हूँ कि कितनी खुददार बीवी मिली है मुझे। तो रूही बोलती है, खुददार तो मिली ही है और साथ साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी मिली है। तो ऐसा कहते हुए ना सिमरन की कमर में हाथ डाल कर अपने पास खींच लिए। तो सिमरन बोलती है, भगवान मैं इस लड़की का क्या करूँ, और कभी तो मौका छोड़ दिया कर रोमांटिक होने का, जहाँ तुम्हें मौका मिलना नहीं कि शुरू हो जाती हो। तो रूही मुस्कुराते हुए कहती है, भाई मैं क्यों मौका छोड़ूं, और वैसे भी रोमांस अगर कर रही हूँ तो अपनी वाइफ के साथ कर रही हूँ, पड़ोसी की वाइफ के साथ थोड़ी कर रही हूँ। तो मौका कहीं भी नहीं छोड़ूंगी, मुझे कहीं भी मौका मिलेगा ना, वहाँ मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक हो जाऊंगी। और और तो ऐसा कहते हुए ना वो सिमरन की तरफ उसके लिप्स पे ना किस करने आ रही होती है, पर जो सिमरन है वो ऐसे ही अपना फेस उससे बचाते हुए ना रूही को पीछे की ओर धक्का दी, उससे बोलती, बेशरम लड़की, जरा सी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर, अभी मेरे मम्मी पापा निकले भी नहीं हो तुम शुरू हो गई। तो रूही बोलती, क्या यार तुमने मुझे धक्का दे दिया, हद है, शर्म नहीं आती तुम्हें? अच्छा सुनो ना, एक 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 यहाँ पे दो ना। तो सिमरन बोलती, क्या दूँ? तो बोलती, एक लिप किस। तो बोलती, मैं नहीं दे रही, मैं कुछ नहीं देने वाली तुम्हें, जो यहाँ से। तो रूही बोलती, क्या यार दे दो ना, देखो अगर तुम मुझे एक लिप किस दे दोगे ना, तो मैं जॉब के लिए जा रही ना, अच्छा शगुन हो जाएगा, और क्या पता मुझे जाते ही जॉब ही मिल जाए। तो उसमें बोलती है, हाँ हाँ, ये उल्लू ना किसी और को बनाना, बढ़िया ही, अच्छा शगुन हो जाएगा।
अच्छे से जानती हो तुम्हें, शगन के बहाने अपनी अपनी हवस मिटाना चाहती हो। तो रूही बोलती है क्या तुम मेरे प्यार को हवस का नाम दे रही हो? तो बोलती है और नहीं तो क्या, जब देखो कहीं ठरकी हो कि नंबर की ठरकी। तो बोलती है ओए ठरकी मत बोलना मुझे, मैं ठरकी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दीवानी हूँ, तुम्हारी आशिक हूँ, तुम्हारी मजनू हूँ, तुम्हारी लैला हूँ, तुम्हारी दिल का छैला हूँ। तो सिमरन हंसते हुए कहती है ओ मेरी जिगर की छल्ली नौटंकी बाज, अब तुम्हें देर नहीं हो रही जाने के लिए, जाओ जल्दी यहाँ से। तो रूही बोलती है अरे चली तो जाऊँगी लेकिन शगन तो दो, मेरा शगन तो दिया ही नहीं तुमने। तो ऐसा कहते हुए ना वो सिमरन के करीब आते हुए अपने होठों को आगे कर लेती है लिप किस करने के लिए। तो जो सिमरन है उसके होठों पर थप्पड़ मारती, उससे बोलती बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। तो बोलती शगन दो मेरा। तो बोलती तुम्हारा शगन शगन ही लेना है तो आंटी से जाके दही खा लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली। तो रूही बोलती है बहुत बहुत गुंडी हो तुम। तो बोलती हाँ मुझे पता है। तो बोलती बहुत बदतमीज़ हो तुम। तो बोलती पता है मुझे। बोलती बहुत जालिम हो तुम। बोलती वो भी मुझे पता है। तो रूही बोलती तुम मैं बहुत जुल्म करती हूँ मेरे ऊपर, मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुम्हारे खिलाफ ना मैं मोर्चा निकाल के बैठूँगी कि मेरी बीवी मुझे प्यार नहीं करती। तो सिमरन हंसते हुए कहती है हाँ तुम्हें जो करना है तुम वो कर लेना, ये फ़िलहाल तुम जिस काम के लिए जा रही हो उस काम के लिए जाओ, ठीक है ना, वरना तुम्हारा काम अधूरा रह जाएगा और फिर मुँह लटकाती हुई शाम को घर पर वापस आओगी। और चलो टाइम पास मत करो, मैं भी अपने लिए कुछ देखती हूँ, कोई जॉब वगैरह। तो रूही बोलते तुम्हें जॉब देखने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास है ना तुम्हारे पापा का इतना बड़ा एम्पायर, तुम उसे संभालो, जॉब तो हम कर लेंगे। तो ऐसा बोलते हैं ना, सिमरन हंसती है और फिर से बोलते हैं अच्छा ठीक है मेरी माँ जहाँ यहाँ से। और जो रूही है फिर वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। तो खैर जो सिमरन है वो फिर अपने कुछ काम में बिज़ी हो जाती है और काफ़ी देर तक काम करती रहती है, आंटी की हेल्प करती है। और उसके बाद हो जाती है वक्त गुजरते गुजरते शाम, और शाम तक जो रूही है वो घर वापस नहीं आती। तो सिमरन ने से अपने लैपटॉप पर कुछ काम करते हुए ना उसको काफ़ी मिस भी कर रही होती है। और घड़ी में टाइम देखते हुए मन में कहती है ये रूही कहाँ रह गई, इतना टाइम हो गया घर वापस नहीं आई, सुबह से शाम तक जॉब के लिए भागती फिर रही है क्या। अरे ठीक है ना मिल जाएगी जॉब, इतना क्यों परेशान हो रही है, घर वापस आ जाना चाहिए ना से। तो ऐसा ये अच्छे से जानती है ना कि इसके बिना मेरा दिल नहीं लगता, फिर भी अभी तक घर वापस नहीं आई। तो सिमरन जो इसी तरह से सोच रही होती है और तभी उसके फ़ोन पे ना रूही का कॉल आता है। सिमरन जैसे रूही का नंबर देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए कॉल रिसीव कर कहती है हेलो रूही, यार तुम कहाँ हो, कितनी देर हो गई तुम्हें, घर वापस क्यों नहीं आई तुम। तो रूही जब सिमरन की ऐसी आवाज़ सुनती है, उसकी आवाज़ में एक्साइटमेंट सुनती है, तो उससे बोलती है आहा, किसी की आवाज़ सुन के हमें लग रहा है जैसे कोई हमें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। तो सिमरन बोलती है हाँ ज़्यादा बनो मत, ठीक है, कर रही तो है मिस, घर वापस क्यों नहीं आई हो तुम। तो रूही बोलती है क्या करना है घर वापस आके। सिमरन बोलती है क्या मतलब क्या करना है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम घर क्यों नहीं आ रही हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। तो रूही बोलती है मैं तो सुबह से घर से निकली हूँ तब से यहाँ पे जॉब के लिए कभी इधर कभी उधर ठोकरें खा रही हूँ, दिमाग का मेरा भाजी पाव हो गया है। तो सिमरन बोलती है क्यों तुम्हें जॉब नहीं मिली क्या। तो बोलती है नहीं, कोई ना मिल जाएगी, मैं कोशिश करूँगी। वैसे मैं क्या कह रही थी, तुम बाहर आ जाओ ना। सिमरन बोलती है कहाँ। तो रूही बोलती है अरे मैं सोच रही थी कि हम लोग थोड़ा कहीं बाहर घूम के आते हैं। तो सिमरन बोलती है पक्का। तो बोलती है हाँ पक्का, आओ ना तुम बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो सिमरन बोलती है बाहर कहाँ। तो बोलती है बाहर, घर के बाहर। तो बोलती तुम घर के बाहर खड़ी हो। तो बोलती और नहीं तो क्या। तो बोलती है मुझे उल्लू बना रही हो कि मैं बाहर घूम रही हूँ ये कर रही हूँ। तो बोलती यार मैं सच्ची में बाहर जॉब के सिलसिले में घूम रही थी, जॉब नहीं मिली तो मैं घर वापस आ गई और तभी उस टाइम पे तुम्हारा फ़ोन आ गया तो मैंने कॉल रिसीव कर लिया। तो बोलती तो फिर बाहर क्यों बैठी हुई हो, अंदर आ जाओ, और बाहर घूमने ही चलना है तो अंदर आके थोड़ा फ्रेश हो जाओ, हाथ मुँह धो लो, कपड़े बदल लो, सुबह वाले कपड़ों में जाओगी। तो रूही हंसती उससे बोलती है हाँ अंदर आ रही हूँ। ऐसा कह के रूही जो फिर अंदर आती है, ये दोनों तैयार होते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं एक दूसरे के हाथ पकड़ के घूमने के लिए। ये दोनों कई घंटों तक बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, साथ में मूवी देखते हैं, कुछ प्यारे प्यारे मोमेंट्स जो है वो और टाइम जो स्पेंड करती हैं एक दूसरे के साथ। और काफ़ी मस्ती करने के बाद जब ये दोनों घर वापस आ रही होती हैं तो रास्ते में इनके पीछे दो गाड़ियाँ लग जाती हैं। तो रूही और सिमरन को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं होता और वो उनको ऐसे ही नॉर्मली गाड़ी समझ रही होती है, पर वो गाड़ियाँ इनके पीछे लगी रहती हैं और काफ़ी देर तक इनका पीछा करती हैं। और एक सुनसान रास्ते पर जहाँ पर आसपास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, उस रास्ते पे एक गाड़ी जो एकदम से रूही की गाड़ी के सामने आकर रुक जाती है। तो रूही एकदम से ना ब्रेक मारती है और ब्रेक मारने की वजह से रूही का सर जो है वैसे स्टीयरिंग में लगता है। हालांकि सीट बेल्ट लगाई होती है लेकिन फिर भी, और जो सिमरन है वो भी
आगे की तरफ झुकती है, पर वो खुद को बचा लेती है। तो जैसी गाड़ी रुकती है ना, दोनों बुरी तरह से घबरा जाते हैं। तो तभी सिमरन रूही की ओर देखते हुए उसके माथे पर हाथ लगाती है। उसे कहती है तुम्हें तो लग गई। तो रूही बोलती नहीं, ज़्यादा नहीं लगी। तो सिमरन बोलती है कौन पागल आदमी है, इसने बेवकूफ़ है क्या, इसने एकदम से गाड़ी सामने क्यों लगा दी, इसको तो मैं भी बताती हूँ। तो ऐसा कहकर सिमरन जो है ना, वो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के ना बाहर निकलने लगती है। तभी रूही उसका हाथ पकड़ती है, उससे बोलती है एक मिनट कहाँ जा रही हो तुम, देखो रात का वक्त है, ऐसे गाड़ी से बाहर मत निकलो, पता नहीं कौन लोग हैं, एक मिनट रुको। तो सिमरन बोलती नहीं, मैं इनसे बात करके आती हूँ। तो रूही बोलती है ज़्यादा हीरोइन मत बनो, बैठो अंदर गाड़ी के, तुम्हें क्या पता कौन लोग हैं ये। तो ऐसा वो कह रही होती है। तभी तभी इस गाड़ी में से ना 2 लोग बाहर निकलते हैं, और जो पीछे वाली गाड़ी होती है उसमें से भी 2-3 लोग बाहर निकलते हैं, और इन दोनों की गाड़ी के चारों ओर खड़े हो जाते हैं। जिसे देखकर रूही जो है उसे कुछ समझ नहीं आता, और सिमरन भी काफ़ी कंफ्यूज होती है, और इन्हें डर भी लग रहा होता है। रूही जो है वो जल्दी से गाड़ी के सारे शीशों को बंद कर लेती है, और अपने दिमाग में कुछ सोच रही होती है। तो सिमरन कहती कौन है ये लोग, और ये हमें इस तरह से घेर के क्यों खड़े हुए हैं। रूही मुझे बहुत डर लग रहा है। तो रूही बोलती तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तो ऐसा कह के ना वो गाड़ी को स्टार्ट तो होती है उसकी गाड़ी। तो जो आदमी होते हैं उनमें से एक आदमी रूही की गाड़ी के पास आकर शीशे पर नॉक करते हुए उसे बाहर निकलने का इशारा करता है। और रूही जब ऐसे देखती है ना, तो वो एकदम से अपनी गाड़ी को ना पीछे की ओर बैक कर दिए। तो गाड़ी को ऐसा बैक होता देखकर जो आदमी है वो रूही की गाड़ी के पीछे लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं। तो रूही को कुछ समझ नहीं आता, उसे जो रास्ता दिखता है वो उसी रास्ते पे गाड़ी को मोड़ देती है, और रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता है। तो रूही अपनी गाड़ी को ऐसे दौड़ाई जा रही होती है, और जो आदमी है वो पहले तो भागते रहते हैं, फिर वो भी अपनी गाड़ी में बैठते हैं और इन दोनों का पीछा करते हैं। रूही जो है वो गाड़ी को चलाई जा रही होती है। रास्ता काफ़ी ऊबड़ खाबड़ सा होता है, ऊंचा नीचा, पर गाड़ी चल रही होती है। सिमरन काफ़ी डरी हुई थी, और वो रूही कहाँ से हाथ पकड़ लेती, उससे बोलती कौन है ये लोग, और ये हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं। तो रूही बोलती पता नहीं कौन लोग हैं, लेकिन तुम शांत रहो, तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो इस तरह से रूही जो काफ़ी देर तक गाड़ी को चलाती रहती है। ये लोग भी उसका पीछा करते रहते हैं, और एक जगह पे आके जो रूही की गाड़ी है वो अंधेरा होने की वजह से, हालांकि हेडलाइट जल रही होती है, लेकिन फिर भी एकदम से ना एक गड्ढे में गिर जाती है। और वहाँ गिरते ही उसका जो सर होता है वो जो गाड़ी की स्टीयरिंग है उसमें जाके लगता है, और स्टीयरिंग में जो हॉर्न होता है उस पर रूही का सर रखा होने की वजह से हॉर्न की आवाज़ तेज़ तेज़ होने लग जाती है। ज़ोर ज़ोर से गाड़ी का जब हॉर्न बजता है तो वो लोग जो उस गाड़ी के हॉर्न को सुन लेते हैं, और जल्दी से उस गाड़ी के पास आते हैं और देखते हैं कि रूही की गाड़ी गड्ढे में पड़ी हुई है। तो उनमें से जो आदमी है वो कहता है जल्दी से जाओ और उस लड़की को बाहर निकाल के लाओ। तो उसमें से कुछ लोग जाते हैं उस गड्ढे में उतर कर, और वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं। उसमें सिमरन जो बैठी होती है। तो सिमरन जब उन आदमियों को देखती है तो पूरी तरह से घबरा जाती है, और रूही की हालत देखकर तो पहले डरी हुई थी। तो वो चिल्लाती हुई कहती है रूही रूही उठो, रूही उठो प्लीज़, रूही उठो। पर जो रूही है उस टाइम पर बेहोश हो चुकी होती है, हॉर्न बुरी तरह से बज रहा होता है। सिमरन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो बार बार रूही को उठा रही होती है। और तभी जो आदमी होते हैं वो सिमरन को ऐसे हाथ पकड़ के उसे गाड़ी से बाहर खींच कर उसे कहते चल हमारे साथ। तो सिमरन जो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती, कहती छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे, क्या चाहते हो, छोड़ो मुझे। पर जो आदमी होते हैं वो सिमरन की एक बात नहीं सुनते, और सिमरन के मुंह को ऐसे कपड़े से बांध कर उसे फिर उस गड्ढे में ऐसे तैसे करके निकाल कर वहाँ से अपनी गाड़ी में डालते हैं और फिर चले जाते हैं। सिमरन जो है वो बेचारी बुरी तरह से डरी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इधर जरूरी है वो गड्ढे में गाड़ी में स्टीयरिंग पे उसका सर रखा होता है, खून निकल रहा होता है, बेहोश पड़ी थी, और पूरी रात उसकी इसी तरह से उसी गड्ढे में निकल जाती है। सुबह तक उसे होश नहीं आता, लेकिन जो गाड़ी का हॉर्न होता है वो अभी भी बज रहा होता है। सुबह के टाइम पे एक आदमी जो है वो अपनी पत्नी के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा होता है, और उसे जब गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है तो कहता है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसकी पत्नी बोलती है पता नहीं, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है, लगता है कोई गाड़ी का हॉर्न बजा रहा है। तो बोलता है हाँ, पर बजा कौन रहा है और इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों बजा रहा है। तो उसकी पत्नी बोलती है पता नहीं। तो ये दोनों जो है ऐसे ही चले जा रहे होते हैं, और चलते चलते ये दोनों उसी गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर रूही अपनी गाड़ी में पड़ी थी। तो वो आदमी जब उस गड्ढे के नज़दीक पहुंचता है तो कहता है एक आवाज़ तो नज़दीक से आ रही है। तो उसकी पत्नी बोलती चलिए चल देखते हैं क्या हुआ है। तो ये दोनों पति पत्नी होते हैं ना, वो जाते हैं उस गड्ढे के पास और वहाँ देखते हैं कि गाड़ी पड़ी हुई है और उसी में से आवाज़ आ रही है। तो जो आदमी वो कहता है आवाज़ तो यहाँ से आ रही है, ये लगता है किसी की गाड़ी यहाँ पे गिर गई है। तो बोलती जल्दी देखिए ना गाड़ी में कौन है, कोई पता नहीं किसकी जान खतरे में होगी। तो जो उसका पति होता है ना वो गड्ढे में ऐसे कूद जाता है, और वहाँ पर वो देखता है कि स्टीयरिंग पे एक लड़की यानी कि रूही पड़ी हुई है। तो वो जल्दी से
शीशे में हाथ डालकर उसके सर को पीछे करता है तो वो हॉर्न जो है बजना बंद हो जाता है। वो आदमी देखता है कि उस लड़की के यानी कि रूही के सर से काफ़ी खून निकल रहा है। तो वो ऐसी अपनी पत्नी से कहता है यहाँ पर एक लड़की है और इसके सर से बहुत खून निकल रहा है, हंस की हालत ख़राब लग रही है। तो वो बोलती है कुछ करिए, हमें इसकी जान बचानी होगी, हम इसको इस तरह से छोड़ नहीं सकते। तो वो बोलता है हाँ मैं कुछ करता हूँ, तुम रुको, पर तुम कुछ इंतज़ाम देखो जिससे हम इसे ऊपर खींच सकें। तो औरत कहती है पर मैं जंगल में क्या देखूँ। तो कहता है कुछ करो, हमें इसकी जान बचानी है। तो जो औरत होती है ना वो फिर सोचती है, फिर उसके दिमाग में कुछ आता है तो वो ऐसे अपने जो उसके हाथ में थैले होते हैं ना उनको खोलने लग जाती है। तो उसमें कुछ खाने पीने का सामान रखा होता है, टिफ़िन रखा होता है जिनमें उनकी रोटी होती है और उसी के बीच में एक रस्सी होती है। तो वो रस्सी को बाहर निकालती है और रस्सी को ऐसे खोलते हुए कहती है ये लीजिए, ये रस्सी पकड़ के आप किसी तरह से ऊपर आइए। तो बोलता है रस्सी, हाँ फेंको इसे। तो रस्सी के नीचे आते ही जो आदमी है वो रूही को उसकी गाड़ी से बाहर निकलता है। रूही को बिल्कुल होश नहीं होता, वो बेहोश होती है। तो आदमी जो है वो रस्सी के पास लाकर रूही की कमर को उस रस्सी से बांध देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम उसे खींच लोगी। तो बोलती है हाँ खींच लूँगी। तो बोलता है पक्का ना, गिर तो नहीं जाओगी खुद गड्ढे में। तो औरत कहती है अरे चिंता मत करिए, पहलवान की बेटी हूँ, बाजुओं में इतनी ताकत है कि आप दोनों को एक साथ खींच सकती हूँ। तो उसका पति बोलता है हाँ मुझे मालूम है तुम पहलवान की बेटी हो, चलो इसे ऊपर खींचो, इसकी हालत ज़्यादा ख़राब लग रही है, खून बहुत बह रहा है, हमें इसे जल्दी से इसका इलाज करना होगा। तो जो औरत होती है वो फिर रूही को ऊपर की तरफ खींचती है और जल्दी से उसकी रस्सी खोलकर वो रस्सी को गड्ढे में दोबारा डालकर अपने पति को भी ऊपर खींच लेती है। तो ये दोनों जो हैं फिर मिलकर ऐसे तैसे करके रूही को वहाँ से ले जाते हैं। और इधर रूही के घर में जो रूही की माँ है वो दोनों बच्चियों के घर वापस ना लौटने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। रात भर से वो उन दोनों को कॉल्स पे कॉल्स करती रहती हैं पर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वो सिमरन की माँ और उनके पापा को भी बता देती हैं। वो दोनों भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और रूही के घर आते हैं। वहाँ जो सिमरन की माँ है वो कहती है बहन जी क्या हुआ, ये दोनों कहाँ चली गई हैं, कुछ पता लगा इनका। तो रूही की माँ बोलती है कुछ पता नहीं लग रहा है, मैं रात भर से फ़ोन कर रही हूँ, ना फ़ोन उठा रही है ना किसी मैसेज का जवाब दे रही है। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये दोनों चली कहाँ गई। रूही का फ़ोन बार बार बज रहा है लेकिन फ़ोन नहीं उठा रही है वो, और सिमरन उसका तो फ़ोन ही नहीं लग रहा। तो सिमरन की जो माँ है वो ऐसे रोते हुए अपने पति की ओर देखती, कहती है आप कुछ करिए ना, हमारी बच्चियों को ढूंढिए ना, उनका कुछ पता नहीं लग रहा है। तो बोलते मैंने सब कुछ पहले ही कर दिया है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, तुम चिंता मत करो। तो सिमरन की माँ कहती है मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो उसके पापा बोलते तुम फालतू की बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलते क्या घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ना वो पागल इंसान, वो सम्राट, वो पुलिस की कैद से भाग चुका है, उसने पहले ही आप पे जानलेवा हमला किया है। और कहीं वो सिमरन, मुझे तो डर लग रहा है कहीं उसने ही तो हमारी बच्चों के साथ कुछ नहीं कर दिया। तो आंटी बोलते हैं आप चिंता मत करिए, रूही सिमरन ठीक होंगे, वो जहाँ भी होंगे वो ठीक होंगे, वापस आ जाएंगे, आप संभालिए खुद को। तो इस तरह से रूही की माँ जो है वो उनको दिलासा देती हैं। और जो पुलिस है वो उन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, हर जगह उनको छान मारती है पर रूही सिमरन का कहीं पता नहीं लगता। तो जो सिमरन के पापा हैं वो इंस्पेक्टर से कहते हैं कि कुछ पता लगा मेरी बच्चियों का। तो बोलता है आई एम सॉरी बट हमने हर जगह कोशिश की, हर जगह ढूंढा पर आपकी बेटियों का कुछ पता नहीं लग रहा, फिर भी हमारी कोशिश जारी है। तो सिमरन के पापा बोलते हैं तुम्हारी कोशिश का मैं छाड़ डालूँ, मेरी बच्ची का कल रात से कुछ पता नहीं लग रहा है, मेरी दोनों बेटियां गायब हैं। एक बात सुन लो इंस्पेक्टर, अगर मेरी बेटियों का पता नहीं लगा ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो इंस्पेक्टर कहता है आप हम पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं, हम अपने काम कर रहे हैं, पर आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा, इस तरह से चिल्लाने से कोई काम नहीं बनेगा। तो सिमरन के पापा जो है वो ऐसे गुस्से से उस इंस्पेक्टर को देखते हैं। तो सिमरन की माँ जो है वो कहती है आप इनके ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं, आप प्लीज़ शांत हो जाइए। तो बोलते क्या शांत हो जाऊँ, मेरी बच्ची का कुछ पता नहीं लग रहा है, कल रात से वो गायब है, ना रूही का पता लग रहा है ना सिमरन का। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, पता नहीं मेरी बच्चियाँ किस हाल में होंगी, क्या हुआ है उनके साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये लोग हाथ रख के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं लग रहा है। तो इंस्पेक्टर कहता है देखिए आप संभालिए खुद को, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं ना। तो जो रूही की माँ होती है वो कहती है देखिए भाई साहब आपको खुद को संभालना होगा, हम सभी उन लोगों को लेके बहुत परेशान हैं, पर प्लीज़ आप शांत हो जाइए, संभालिए खुद को, ये वक्त इस तरह परेशान होने का नहीं बल्कि हिम्मत से काम लेने का है। तो रूही की माँ की बात सुन के जो सिमरन के पापा हैं फिर वो शांत हो जाते हैं। और तभी आंटी को समारा का कॉल आता है, तो वो कॉल रिसीव करके कहती हैं हेलो। तो समारा कहती है हेलो आंटी, वो मुझे एक्चुअल में रूही से बात करनी है, आप रूही से बात करा देंगी क्या।
मैं रूही को बार बार कॉल पे कॉल लगाई जा रही हूँ पर वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रही है, तो ना ही सिमरन फ़ोन उठा रही है। आप प्लीज़ उससे बात करा दीजिए, मुझे मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो आंटी समारा की बात सुन के ना एकदम से रोने लग जाती हैं। तो समारा जब उनको रोते हुए सुनती है तो कहती है, आंटी आंटी आप रो क्यों रही हैं, क्या हुआ आप रो क्यों रही हैं। तो आंटी रोते हुए ना समारा को सब कुछ बता देती हैं। तो समारा बोलती है, व्हाट आंटी ये इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आप आप इस वक्त कहाँ हैं। तो बोलती है, इस वक्त बेटा मैं सिमरन के घर पे हूँ, सिमरन के पापा मैं हम सब बहुत परेशान है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है पर उनका कुछ पता नहीं लग रहा, कल रात से पता नहीं कहाँ चली गई हैं, फ़ोन नहीं उठा रही है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। तो समारा बोलती है, आंटी अब चिंता मत करिए, मैं कुछ करती हूँ, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। तो ऐसा बोल के जो समारा है ना वो जल्दी से अपने रूम से निकलती है और जब सीढ़ियों पर नीचे उतर के जा रही होती है तो सुदीप उसे देख लेता है। तो उससे बोलता है, समारा समारा। तो समारा उसकी आवाज़ सुन के उसकी ओर देखती है। तो सुदीप बोलता है, कहाँ जा रही हो तुम रात को, वो भी इतनी जल्दी में। तो समारा बोलती है, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। तो वो कहता है, कौन सा काम, इतनी रात को तुम्हें कौन सा काम आ गया। तो समारा बोलती है, मुझे काम है, मैं आती हूँ ना अभी थोड़ी देर में। तो वो ऐसा ना थोड़े से गुस्से वाली टोन में बोल के ना वहाँ से बहुत जल्दी चली जाती है गाड़ी में बैठ कर। तो वो मन में कहता है, इसे हुआ क्या है, ये इतनी परेशान क्यों लग रही है, और रात गए इसे कौन सा काम आ गया, कहाँ चली गई है ये। तो वो ऐसा सोचते हुए ना फिर अपने रूम में चला जाता है और जो समारा है वो थोड़ी देर में पहुंच जाती है सिमरन के घर। और वहाँ पहुंचकर वो आंटी के पास जाती, कहती है, आंटी आंटी। तो आंटी बोलती है, समारा बेटा। तो बोलती है, बेटा बेटा तुम यहाँ। तो समारा बोलती है, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, हुआ क्या है, कोई मुझे सही से समझाइए आप। आंटी बोलती है, क्या समझाऊँ बेटा, सिमरन और रूही शाम को कहीं घूमने निकले थे, उनका कुछ पता नहीं लग रहा है, इतनी देर हो गई पर वो घर वापस नहीं आए, फ़ोन लग नहीं रहा है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, बहुत डर लग रहा है मुझे। तो समारा बोलती है, शिट यार, ये कहाँ चले गए ये दोनों। तो अंकल बोलते हैं, वही तो पता नहीं लग रहा कि कहाँ चले गए। तो सिमरन की माँ कहती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं उस सम्राट ने मेरी बच्चियों के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। तो अंकल बोलते हैं, तुम बार बार क्यों डर रही हो और इसकी ऐसी अशुभ बातें क्यों निकाल रही हो अपने मुंह से, कुछ नहीं हुआ है उनका, कहा है ना मैंने तुमसे। तो समारा बोलती है, नहीं अंकल, लग तो मुझे भी रहा है वो सम्राट, उसके दिमाग का कुछ पता नहीं अंकल, उसके उसके ऊपर सिमरन के प्यार का भूत सवार है, पागल है वो उसके प्यार में, वो उसको हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अंकल मुझे डाउट हो रहा है कि पक्का ही सम्राट का इस सब के पीछे हाथ है, ये दोनों उसी की वजह से गायब हुए हैं। तो जब ऐसा बोलती है ना तो जो अंकल हैं वो भी कुछ सोचने लग जाते हैं और तभी उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है और वो उन्हें बताता है कि उन्होंने सम्राट को पकड़ लिया है। जिसे सुनकर अंकल बोलते हैं, लो हम लोग सोच रहे थे कि सम्राट ने सब कुछ किया, लेकिन सम्राट तो पुलिस की कैद में और उसका कहना है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो समारा और आंटी ये बात सुनते हैं ना तो रूही की माँ एकदम से ना रोने लग जाती हैं और कहती है, पता नहीं मेरी दोनों बच्चियाँ किस हाल में होगी, कहाँ होगी, क्या हुआ है उनके साथ, हे भगवान मेरी दोनों बच्चियों की रक्षा करना, उन्हें हर मुसीबत से बचाना, भगवान प्लीज़ मेरी बच्चियों को वापस भेज दो। तो इस तरह से जो आंटी हैं वो रोते हुए भगवान से प्रे करने लग जाती है। तो समारा और सिमरन की माँ उन्हें संभालती हैं और इधर जो रूही है वो होती है एक अस्पताल में जहाँ पर उसका इलाज चल रहा होता है और वो जो लोग जिन्होंने उसे बचाया होता है वो उसके पास वहीं हॉस्पिटल में होते हैं। तो जो औरत होती है ना वो अपने हस्बैंड से कहती है, पता नहीं ये कौन है और इसका एक्सीडेंट, इसके घर वाले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो बोलते हैं कि हाँ ये बात तो है, पता नहीं कौन है, वैसे देखने से तो किसी अच्छे घर से लगती है, एक बार ये होश में आ जाए तो इससे पूछ कर इसे इसके घर पे भेज दें, इसके रिश्तेदारों को खबर कर दें, इसके घर वाले ज़रूर इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, पागलों की तरह से ज़रूर ढूंढ रहे होंगे, उन्हें तो पता तक नहीं है कि उनकी बेटी इस हालत में यहाँ पड़ी हुई है, भगवान करे इसे जल्दी होश आ जाए और ये अपने घर चली जाए। तो इस तरह से जो आदमी है वो रूही को ऐसे देखते हुए बोलता है। तो आज के पार्ट में सिर्फ इतना ही। आई होप आपने ये पार्ट एंजॉय किया हो और जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि इस स्टोरी को ख़त्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसके 3 या 4 एपिसोड और अपलोड करूँगी और उसके बाद ये स्टोरी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाएगी। तो ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे इस स्टोरी की या किसी भी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।